नमस्कार दोस्तों। पिछली दो क्लास में हमने भारत की संविधान सभा तथा भारत का राज्य क्षेत्र इनको एकदम विस्तार से समझा। पहले जाइए उन दो क्लास को समझें, पढ़ें। उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक भारत की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ेंगे, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। जिसमें शुरुआत करते हैं, क्या है भारत की प्रस्तावना। दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना या कह सकते हैं परिचय, हमारे संविधान का सार, इसी प्रियम्बल को, प्रस्तावना को कहा जाता है। जैसे कि इसके लिए कई शब्द बोले गए हैं। शब्द क्या है? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा हमारी प्रस्तावना को ही कहते हैं। कुंजी बोला जाता है, एक शब्द है कुंजी। आभूषण, आभूषण। एक और शब्द है दर्शन, दर्शन मतलब फिलॉसफी। संविधान का दर्शन भी हमारी प्रस्तावना को ही कहते हैं, फिलॉसफी। और इसके लिए शब्द हैं जैसे कि सार, संविधान का सार यदि है तो प्रस्तावना में ही है कि किसी देश का संविधान कैसा होगा, प्रस्तावना से अनुमान लगाया जा सकता है। एक और शब्द है परिचय। अगर संविधान का कोई परिचय कराता है तो वो प्रस्तावना कराती है, प्रीएम्बल कराती है। प्रीएम्बल संविधान का परिचय कराती है कि हमारे संविधान में क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान है, किस प्रकार से उल्लेख है, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, प्रश्न ये बनता है कि संविधान में प्रस्तावना, विश्व में किस देश ने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया या अपनाया? तो दोस्तों, सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को अपनाया गया, सम्मिलित किया गया। अमेरिकी संविधान में, ये याद रखना है अपने को, अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया। प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत हुई है हम भारत के लोग शब्दों से। इसका अर्थ क्या है? संविधान को यदि कुछ कोई शक्ति प्रदान करता है या आधार है तो वो भारत की जनता है। हम भारत के लोग भारत को, दोस्तों, प्रस्तावना को इतना कंठस्थ याद करना होता है कि एक एक शब्द जिसका अर्थ हमें याद हो। जिससे क्या होता है, परीक्षा में कंफ्यूजन, जितनी भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो सब खत्म हो जाती हैं अगर मौखिक याद है तो। कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके लोगों को तीन न्याय दिए हैं, सामाजिक आर्थिक तथा तथा राजनीतिक न्याय दिलाने, और कुछ समानताएं, स्वतंत्रताएं, समानताएं पांच हैं: उपासना, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास इत्यादि की स्वतंत्रताएं, समानताएं जैसे अवसर की, प्रतिष्ठा की, ये हमारी समानताएं हैं। जो जो भी, हालांकि ये सब सारी चीजें हमको डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, या फिर कहें कि मौलिक अधिकारों में देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके लिए एक सीधा शब्द कह सकते हैं संप्रभुता। संप्रभुता शब्द है सॉवरेन, इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेन। संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, सोशलिस्ट, एक शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ये शब्द है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारे शब्द। जैसे एक ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, सोवरेन जिसे बोलते हैं, समाजवादी, सोशलिस्ट दूसरा शब्द ये हो गया। तीसरा है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, तीन हो गया। चौथा है लोकतंत्रात्मक, पांचवा है गणराज्य बनाने के लिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय। कितने दिए हैं दोस्तों, ये याद रखना है, न्याय, सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय दिलाने के लिए। और स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की दी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास, कुछ भी मानने की स्वतंत्रता, धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, उपासना। ये 1 2 3 4 5 पांचों शब्द बिल्कुल याद रखना है कंठस्थ की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रताएं हैं। अब समानता, समता शब्द होता है समानता, कितनी समानताएं? प्रतिष्ठा और अवसर, 2 समानताएं प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता शब्द याद रखना है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इतनी इतनी तारीख 26 नवंबर 1949 को हम हमारे संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। दोस्तों ये प्रस्तावना के जो शब्द मैंने हाईलाइट किए हैं, मार्क किए हैं, इनको हम एकदम विस्तार से समझेंगे। क्या होते हैं? क्या होता है संप्रभुता? क्या होता है समाजवादी होना? पंथ निरपेक्ष होना क्या होता है? लोकतंत्रात्मक होना क्या होता है? सब बातें हम इनको पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे एक बात बताएं, कुछ शब्द हैं जैसे एक शब्द है संप्रभुता, एक समाजवादी शब्द है, धर्म निरपेक्ष है, और एक है अखंडता, इसमें शब्द है अखंडता। 1 2 और ये 3, ये तीनों शब्द दोस्तों हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इन्हें जोड़ा गया सन 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान के 42वें संविधान संशोधन हुआ सन 1976। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। आपातकाल के समय, उस समय 3 शब्दों समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, 3 शब्दों को हमारी प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। ये भी याद रखने वाली बात है कि कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी जी हमारी थी प्राइम मिनिस्टर उस समय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रस्तावना से जुड़े कुछ तथ्य पढ़ते हैं। दोस्तों प्रस्तावना से जुड़े कुछ तथ्य क्या हैं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने पेश किया था। संविधान सभा ने कब पेश किया था? पिछली क्लास में जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी, उसमें मैंने बार बार हाईलाइट कराया था कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा था। आज जो प्रस्तावना दी है पीछे, ये प्रस्तावना का यदि कहें पिलर, बेस कहें ना, प्रस्तावना का यदि बेस कहें हम, तो वही उद्देश्य प्रस्ताव था। कब का उद्देश्य प्रस्ताव? तीसरी बैठक हुई थी जो संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। उसमें पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया। हालांकि उस दिन तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था, स्वीकारा ही नहीं गया था। क्यों नहीं स्वीकारा गया था? क्योंकि मुस्लिम लीग उन संविधान सभाओं के शुरुआती संविधान सभाओं का हिस्सा नहीं थी, इसलिए इसे उस दिन तो स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी ना, उसमें स्वीकार कर लिया था। अब वही बात यहाँ पर इस वाली क्लास में आ गई कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, हमारी प्रस्तावना का बेस, आधार, जड़ है यदि है तो वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा ने पेश किया था। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया था, ये भी ठीक है।
प्रस्तावना को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये भी ठीक है। संप्रभु, सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य घोषित किया गया। ये सब शब्द हमने पिछले यहाँ पे हमने अभी देखे थे। ये सारे शब्द ये प्रस्तावना के हैं, इन्हें डिटेल में हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना में भारत के लोगों को संविधान का स्रोत घोषित किया गया है। वही बात आ गई कि हम भारत के लोग, हमारे संविधान को, भारत के संविधान को यदि कहीं से शक्ति प्राप्त होती है तो वो भारत की जनता से होती है। इसलिए शुरुआती शब्द आएगा कि हम भारत के लोग। स्रोत, ठीक है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इंदिरा गांधी ने भारतीय आपातकाल के दौरान जोड़े थे। ये हम पढ़ ही चुके हैं। कब? ये याद रखना, ये नहीं भूलना है। 42 में संविधान संशोधन था वो, और साल था 1976। ये जरूर याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है भाई साहब, काफी इंपोर्टेंट। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है लेकिन अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला शब्द है प्रस्तावना का कि हम भारत के लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना का सबसे शुरुआती शब्द क्या है? हम भारत के लोग। प्रश्न सीधा बनता है एग्जाम में कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, तो वहां हमको क्या याद रखना है? हम भारत के लोग। जिसका अर्थ क्या है? हम भारत के लोग। इसका सीधा अर्थ है हमारे संविधान, हमारा संविधान कहां से शक्ति प्राप्त करता है? जनता से, भारत की जनता से, भारत की जनता से। हमारे संविधान को शक्ति प्राप्त होती है भारत की जनता से, इसलिए शुरुआती शब्द क्या है? हम भारत के लोग। इस शब्द में ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, सिर्फ यही रखना है कि संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? भारत की जनता से प्राप्त होती है। अगला शब्द पे जाएं अपन, तो यदि देखें आगे महत्वपूर्ण है संप्रभुता। संप्रभुता इसे बोलते हैं सोवरेन। सोवरेन, सोवरेन शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? ये हमारा हो गया भारत देश। ठीक है, कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर, कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसका मतलब है वह देश सोवरेन है, संप्रभुत्व संपन्न है। कोई देश अपनी सीमा, ये अपनी सीमाएं हैं, कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर कुछ भी करने के लिए यदि स्वतंत्र है तो वो देश है सोवरेन या संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुता उसके लिए सीधा शब्द है। हमारे भारत देश के आंतरिक या बाहरी मामले जितने भी हैं उस पर निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है। ना तो निर्भर है और ना ही डोमिनियन है। डोमिनियन, डोमिनियन शब्द क्या होता है दोस्तों? भारत 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनियन था। ब्रिटेन का डोमिनियन राष्ट्र था। डोमिनियन क्या होता है? कि किसी भी देश की न्यायिक, विधायी, कार्यपालिक, ये सभी शक्तियां तो रहती हैं देश के पास, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख वो होता है जिसकी हम डोमिनियन है। जैसे 1947, 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950, इस ड्यूरेशन में हम थे ब्रिटेन के डोमिनियन। मतलब न्यायिक शक्तियां, विधायी, कार्यपालिक सभी शक्तियां तो हमारे पास थी, लेकिन हमारा राष्ट्राध्यक्ष कौन होगा? वो होगा ब्रिटेन का राजा। ब्रिटेन का
राजा, वहां पर रानी चलती है, ब्रिटेन की रानी, महारानी जी हैं, ये रहेंगी राष्ट्राध्यक्ष। और 26 जनवरी 1950 से हमारा देश क्या हो गया था, गणतंत्र, रिपब्लिक हो गया था, रिपब्लिक हो गया। उसके बाद डोमिनियन शब्द हमारे संविधान से, हमारे देश से हट गया। विश्व में कुछ डोमिनियन राष्ट्र कौन कौन से हैं, जैसे एक है कनाडा, कनाडा, एक है ऑस्ट्रेलिया, फिर है न्यूजीलैंड, एक है साउथ अफ्रीका, ये सभी डोमिनियन राष्ट्र हैं। डोमिनियन राष्ट्रों के उदाहरण हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, संप्रभुता या सोवरेन होने का अर्थ क्या होता है, एकदम डिटेल में समझा कि कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो मतलब वो देश सोवरेन है। अपने आंतरिक बाहरी मामले, इन सभी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो वो सोवरेन है। और ना तो भारत किसी देश पर निर्भर है और ना तो किसी का डोमिनियन है, इसलिए भारत में संप्रभुता शब्द है प्रस्तावना में। आगे चलते हैं समाजवादी पर। समाजवादी, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। दोस्तों, अगला शब्द है समाजवादी या सोशलिस्ट। दुनिया में तो दोस्तों, अपना अगला शब्द है समाजवादी या सोशलिस्ट, या है सोशलिस्ट। समाजवाद दो प्रकार का होता है, पहला है मार्क्सवादी, मार्क्सवादी समाजवाद, और दूसरा है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक समाजवाद। दो प्रकार के समाजवाद होते हैं, मार्क्सवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। ये है यूएसएसआर, क्योंकि 1991 में था ना, ये वो है कि मार्क्सवादी समाजवाद है यहाँ पे, और लोकतांत्रिक ये है भारत में, यहाँ है भारत में। अब इन्हें हम डिटेल में समझें कि मार्क्सवादी समाजवाद में क्या होता है, कि इस पे मार्क्सवादी समाजवाद में उत्पादन के संसाधनों पर कह सकते हैं कि सीधा राज्य सरकार का कंट्रोल रहता है। इसमें सीधा शब्द है कि राज्य सरकार का कंट्रोल रहता है, ठीक है। और लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, इसमें निजी उत्पादन भी होता है, निजी उत्पादन भी होता है, लेकिन उसमें क्या है कि सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, निजी उत्पादन भी हो सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद को कह सकते हैं अपन की इसमें निजी क्षेत्र, निजी व सार्वजनिक साथ साथ मिलकर या काम करते हैं या मौजूद रहते हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरह इसमें क्या रहता है कि निजी व सार्वजनिक क्षेत्र मौजूद रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की भांति इसमें किसमें, लोकतांत्रिक समाजवाद में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था की भांति मौजूद रहते हैं, साथ साथ में मिलकर कार्य करते हैं। और 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। हालांकि शब्द जोड़ने से पहले डीपीएसपी जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी में ये पहले से इसके लक्षण मौजूद थे, किसके, समाजवादी शब्द के, जैसे अनुच्छेद
38 अनुच्छेद 39, ये दोनों अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 39, इनमें आय समानता, आय समानता, और अनुच्छेद 39 में भी दिया गया है समान वेतन। इस प्रकार से समाजवादी के कुछ लक्षण जैसे अपनी प्रस्तावना में जुड़ा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द, उससे पहले भी हमारे डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व उनमें पहले से मौजूद थे इसके लक्षण, जैसे अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 39 उनमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पे। तो दोस्तों अपना अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, या कह सकते हैं सेकुलर। भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ सभी धर्म समान हैं, सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, और इनको अपन मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे इनको, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में डिटेल में पढ़ लेंगे कि भारत पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था या समझना नहीं था। सब जानते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है, सभी धर्म समान हैं, सरकार का समान समर्थन है। अगला पढ़ते हैं आगे क्या आएगा। तो दोस्तों अपना अगला शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक होना क्या है? डेमोक्रेटिक। वे देश जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है, जहां मुखिया चुना जाता है चुनाव के द्वारा, तो वे क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक होते हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, डेमोक्रेटिक। इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं था कि भारत लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे संविधान की सर्वोच्च शक्ति जो कि जनता के हाथ में है, मुखिया यहाँ पे चुनाव के द्वारा चयनित होता है, ना कि वंशानुगत राजा महाराजा, या कह सकते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आते हैं। तो दोस्तों आगे भी इसमें प्रस्तावना प्रियम्बल के कई शब्द रह गए हैं, 4-5 शब्द और हैं जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।